Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Abhinav Kumar. Today I am going to discuss some of the linear algebra problem which has come in CSIR NET June 2023 exam. So most of the question I have picked here is of part B. So let's first see what are these questions and then we will discuss each question one by one. Okay. So let's see what are these questions asked in the paper. So the first question is asked about the quadratic form. So they are asking about the quadratic form कि quadratic form associated है with a given matrix B. किसी एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है quadratic form. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये होगी कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है वो मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. तो अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो सबसे पहले आपको उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के बाद फिर उसकी आइगन वैल्यूज़ के बारे में आप कोई कमेंट कर सकते हो. तो अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है तो फर्स्ट चेंज इट. ठीक है. मोस्ट ऑफ दी टाइम क्या होता है, हम हड़बड़ी में हमारे पास जो भी गिवन मैट्रिक्स होता है हम उसको उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल करके हम टिक कर देते हैं विच इज़ इनकरेक्ट आंसर. तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अभी हमारे पास कोई एक एस गिवन है, एक सबस्पेस कोई गिवन है ए बी सी बिलोंग्स टू R3 एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होना चाहिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखो अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि फॉल्स स्टेटमेंट को हमेशा इनसर्कल करो क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ट्रू आंसर्स पूछा जाता है. ठीक है. तो तुम इसको ट्रू अज्यूम करके इसके आंसर दे दोगे तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो फॉल्स जहाँ पे भी होगा वहाँ पे बहुत ज़रूर से इसको इनसर्कल कर लो. ये एक हैबिट बना लो. हैबिट बनाने से क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे पास ये गलती नहीं होगी. ठीक है. अभी देखो क्या पूछ रहा है. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन था, एक मैट्रिक्स गिवन था, एक सबस्पेस एस गिवन है ना. और पूछ रहा है कि फॉल्स बताओ क्या है. वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन एस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन इज लाइन होगा, एस का एक्स जेड प्लेन के साथ एलिप्स होगा, एस जो है वो यूनियन ऑफ टू प्लेन्स है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्यू इज अ डीजेनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म. देखो एक नया टर्म है यहाँ पे, डीजेनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पर डीजेनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में पूछ रहा है. तो जो हम अभी इसको सॉल्व करने वाले हैं, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज डीजेनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग. हम सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे. जो भी सही आंसर होगा वो जो भी फॉल्स आंसर होगा वो भी नोटिस करेंगे. ठीक है. तो पार्ट बी का क्वेश्चन है बट हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर के बारे में ऑन R3. तो एक लीनियर ऑपरेटर होगा टी फ्रॉम R3 से R3 कह रहा है. ठीक है. एक कोई लीनियर ऑपरेटर गिवन है आपको और यहाँ पे fx जो है वो Rx से बिलोंग कर रहे हैं. कोई पॉलिनोमियल होगा x में, कोई पॉलिनोमियल है. ठीक है. जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो fx क्या है, t का कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद दो ऑप्शन दे करके पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. ठीक है. ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में पूछ रहा है कि t इज़ अ नॉन जीरो. मतलब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो एक नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर जो गिवन है वो नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर है और जीरो उसका आइगन वैल्यू है. और अगर हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स टाइम जी एक्स इन Rx. ठीक है. तो बताओ कि लीनियर ऑपरेटर gt जीरो होगा कि नहीं. ठीक है. तो ये gt इज इक्वल्स टू जीरो के बारे में पूछ रहा है. मतलब ये बेसिकली एनिलेटिंग पॉलिनोमियल या मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है. सपोज जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t विथ एटलीस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर. ठीक है. तो इसमें आइगन वैल्यू आपको दे रखा है और कह रहा है कि एटलीस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है. तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो जीरो का है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एटलीस्ट. ठीक है. अभी वो कह रहा है कि वी राइट fx इज इक्वल्स टू एक्स जी एक्स इन Rx. देन आपको बताओ कि ऑपरेटर gt जीरो हुआ कि नहीं. फिर वही सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है. तो वी विल सी दिस when we comes to solve this question. Next is A is a 3 real matrix, 3 by 3 real matrix whose characteristics polynomial pt. ठीक है. pt is divisible by t square. मतलब t square क्या हो गया, divisible है pt से. ठीक है. तो पूछ रहे हैं कि आइगन स्पेस ऑफ A फॉर आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A आर रियल, A3 0 है कि नहीं, A इज डायगोनलाइज. बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो विल डिस्कस इट. I'm just showing you what are the questions we are going to discuss in this video. So you have idea कि अभी इसमें क्या क्या होने वाला है. तो आपको क्या क्या भी यहाँ से सीखने को मिल सकता है. You will get to know in just 3 to 4 minutes. ठीक है. तो आपको कोई दो वेक्टर दे दिया है Rn में और पूछ रहा है कि कौन सा इनर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब इन चारों में से कौन सा इनर प्रोडक्ट बनाएगा. तो we will use the properties of inner product and we will try to solve this question. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ए जो है 3/3 का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल में पूछी गई है, ठीक है, रियल एंट्रीज की मैट्रिक्स है। और देखो अगेन फिर क्या कह रहा है, एजर्शन इज फॉल्स, तो फॉल्स को हमको क्या करना है, सर्कल कर लेना है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू, ए के पास रियल आइगन वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट दे दिया है, आइगन वैल्यू दे दिया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 होगा तो एक आइगन वैल्यू 0 होगा, ये पूछ रहा है, होगा ही होगा, ऐसा पूछ रहा है। और थर्ड फोर्थ में क्या पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट गिवन है, नेगेटिव है, और 3 एक आइगन वैल्यू दे दिया है, वो पूछ रहा है कि सारे रियल आइगन वैल्यूज होंगे। इसमें भी डिटर्मिनेंट पॉजिटिव गिवन है, 3 एक आइगन वैल्यू दे दिया है, वो पूछ रहा है कि सारे आइगन वैल्यू होंगे क्या, रियल होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो बेसिकली आपको वो नेचुरल नंबर ही पूछ रहा है, मतलब एल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे दिया है तो वो नेचुरल नंबर पूछ रहा है। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर्स, आर जो वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल ओवर आर हैविंग अ टोटल डिग्री ऑफ एटमोस्ट एन, ठीक है। तो ये सारे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, विल कम टू इट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन एंड विल आंसर इट। Okay, so just stick to this video, you will get to know about these 6 question. Okay, so now let's come and let's see every question one by one. So हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि t कोई एक लीनियर ऑपरेटर है R3 में। तो अभी क्या है कि t कोई लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर आपको पता होगा सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में मैप करता है, ठीक है। और एक fx दे दिया है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल डिनोट कर रहे हैं t का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ टी जो होगा वो 0 हो जाएगा, कहाँ से, कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एफ टी 0 हो गया। अभी वो 2 ऑप्शन देके पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले में पूछ रहा है कि टी जो है वो नॉन ज़ीरो है और 0 जो है वो आइगन वैल्यू है टी का, ठीक है। हमारे पास टी का आइगन वैल्यू पता चल गया और हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम जी एक्स, देन बताओ कि जी टी 0। सो बेसिकली आपका क्या हो गया, अगर एफ 0 आइगन वैल्यू हमारे पास गिवन है तो क्या हो गया, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का पूछ रहा है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो गई, एक्स क्यू हो गई, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगी, हमारे पास एक्स क्यू हो गई। सो तो हमारे पास ये जो 0 मैट्रिक्स बनी है, ये जो 0 0 0 मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यू है। अभी एक्स क्यू को मतलब एफ एक्स जो हमारे पास वो क्या है, एक्स क्यू है। सो एक्स क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि देन द लीनियर ऑपरेटर जी टी इज 0, तो यहाँ पे जी एक्स क्या हो गया, यहाँ पे जी एक्स जो हो गया वो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो जी टी भी 0 होना चाहिए, जी टी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये हर हमेशा होगा जी टी 0, जी टी 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो टी स्क्वायर 0 होना चाहिए, टी स्क्वायर 0 होना चाहिए, टी स्क्वायर 0 का मतलब क्या हुआ कि 3/3 का मैट्रिक्स तो है लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, बट ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 भी हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स 2 का क्या मतलब हुआ कि अगर तुम यहाँ पे 0 0 दे दो और 1 दे दो, अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 दे देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 2 है। तो जी टी कह रहा है कि टी स्क्वायर 0 दे देगा, मतलब इसका इंडेक्स कम से कम 2 हो सकता है। अभी क्या करो, इसको 3 बना दो, 3 बना दोगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 कैसे बनेंगे, यहाँ पे 1 और 1 दे दो, यहाँ पे 0 दे दो। तो अभी देखो कि ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, टी नॉन ज़ीरो भी है, 0 आइगन वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। एफ एक्स को एक्स टाइम जी एक्स भी लिख सकते हो, इस केस में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, एक्स क्यू ही रहेगा आइगन वैल्यू, ठीक है। सो ये एक्स क्यू तुम्हारा एक्स क्यू ही रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बट अब देखो, अब यहाँ पे जी टी जो होगा वो 0 नहीं होगा, इस केस में, इस वाले मैट्रिक्स के केस में जी टी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या पूछ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, सपोज 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी विथ एटलीस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन वेक्टर्स, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि आपके पास 0 जो है उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दे दिया है, कम से कम 2 होगा। तो आपके पास 2 चॉइसेस हो गए यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 2 भी हो सकता है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो
हम एक चीज़ और जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी में एक रिलेशन है। क्या होता है? अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, ये हमेशा होता है। तो अगर किसी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी कितना होगा? 3 या 3 से ज़्यादा। बट 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी को कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम है। तो जब भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम होता है तो मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनलाइजेबल होता है। डायगोनलाइजेबल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास टी बनेगा वो ज़ीरो ही बन जाएगा, क्योंकि इसका आइगन वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इस केस में, जीरो मैट्रिक्स के केस में एफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स क्यू है। ठीक है, और इस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल केवल क्या हो जाएगा बताओ? मिनिमल पॉलिनोमियल इस केस में एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स हमारे पास जीरो है, दिस इज 0 0 0। तो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या आने वाला है? दिस इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, तो x ही हो जाएगा हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। और gt तो क्या होगा यहाँ पे? gx क्या हो जाएगा? gx तो हमारे पास जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो इस केस में मैं इसमें सीट पे समझा दे रहा हूँ। इस केस में क्या हो जा रहा है हमारे पास कि a जो है हमारे पास क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3/3 का क्या हो गया? ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास है। ओके, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? वो x3 होगा, लेकिन जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? x होगा। ठीक है, अभी x3 को, x3 को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू जी एक्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो gx हमारा क्या हो गया? gx हमारा हो गया x स्क्वायर। बट क्या गिवन है? हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल इस केस में क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो जब तुम सॉरी a की जगह पर t लिख दो इसको, क्योंकि t हमने माना है तो t लिख दो। तो जब gt लगाओगे तो gt क्या आएगा? टी स्क्वायर, बट t तो ज़ीरो ऑलरेडी है तो टी स्क्वायर क्या आएगा? ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो सही हो रहा है। अभी देखो ये ऑप्शन क्या है कि जब gm इज इक्वल्स टू 3 था, am इज इक्वल्स टू 3 था, तब तो सही है ये स्टेटमेंट, तब तो बिल्कुल सही दे रहा है। बट जब gm इज इक्वल्स टू 2 है तब क्या होगा? ठीक है, जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है उस केस में हमें चेक करना होगा कि अब क्या होगा। सो देखते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 के केस में कि क्या हो सकता है। तो देखो जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा तो हम क्या करेंगे? जॉर्डन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं यहाँ पे। तो जॉर्डन ब्लॉक क्या कहता है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो सबसे बड़े ऑर्डर का जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो जो बड़े ऑर्डर का जो ब्लॉक बनेगा वो क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? जो 0 1 0 0, ये एक जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। दूसरा ब्लॉक क्या बनेगा? 0। ठीक है, तो इस केस में देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल तो अभी भी 3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल तो अभी भी एक्स क्यू है, बट इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अब देखो ये हाईएस्ट ब्लॉक है, हाईएस्ट ब्लॉक का पावर जो होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो अब जब जी टी निकालोगे, जी टी हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर मान लो ये टी है, इसको टी स्क्वायर करके देखो, ये मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर हम ए एम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 मानते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन था ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो 0 का है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास दो केस यहाँ से बना था। यहाँ से ये बना था कि या तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 का 2 हो जाए, या तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 का 3 हो जाए। ये हमने तब माना था जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 माना था हमने। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 का क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन में ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाए, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी अगर 0 का 2 हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 2 हो सकती है ना, 0 की, 0 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो सकती है, उस केस में अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो सकती है। ठीक है, तो जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस कोई और एक आइगन वैल्यू, मान लो अल्फ़ा। ठीक है, कोई एक और आइगन वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनलाइजेबल होगा। और
एक्स माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा है जो ज़ीरो नहीं है, उसका भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट 1 होगा, है ना। और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 1 है ही, है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो इन दोनों केस में ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कैसी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, 0 0 एंड अल्फ़ा, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, तो जब हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 का 2 लिया और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 लिया, तो हमको क्या मिलेगा, कोई एक और आइगन वैल्यू मिलेगा अल्फ़ा, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अल्फ़ा का सेम हो जाएगा 1 और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल हो गया, डायगोनलाइजेबल होगा तो कैसा दिखेगा, 0 0 एंड देन अल्फ़ा। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा। अब अगर एफ एक्स को लिखना चाहो एक्स टाइम्स तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारे पास, जी एक्स हो गया। तो जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। अभी देखो क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, जब जी टी करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, दो केसेस देखे, जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी और जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 की 2 होगी, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमने शो कर दिया कि जी टी जो होगा वो 0 होगा। इस केस में भी हमने शो कर दिया जो जी टी होगा वो 0 होगा। इस केस में हमने दो केसेस माने थे कि जी टी जो होगा या तो 2 हो सकता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो 0 है वो या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, और इन दोनों केसेस में हमने शो किया है, ठीक है। और इस केस में तो क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 दे रखा है, तो यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा ये वाला केस, ठीक है, ये जो केस हमने डिस्कस किया। तो इन दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कि फोर्थ सही हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोर्थ है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है, उससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि सिमेट्रिक फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, इससे ही हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देंगे। एक एस दे रखा है और कह रहा है कि इंटरसेक्शन एस का एक्स वाई प्लेन के साथ क्या होगा, एक लाइन होगा। एस का एक्जेक्ट प्लेस के साथ क्या होगा, इलिप्स होगा। एस जो होगा वो यूनियन ऑफ टू प्लेन्स होंगे और क्यू जो होगा डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप क्यू ए बी निकाल लो। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्यू ए बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ए बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ योर ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया। बेसिकली क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बी गिवन है, एक्स ट्रांसपोज बी एक्स होता है। अगर मैं इसको एक्स मानूँ, ए बी सी को एक्स मानूँ, तो एक्स ट्रांसपोज बी एक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो दिस इज़ 1 0 देन 1 1 0 0 0 -2। अब देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो प्लेस होगा ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू ए स्क्वायर। अभी ये वाला जो क्योंकि ये सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, अब सिमेट्रिक फॉर्म में है तो आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। ये जो 1 है ये क्योंकि 2 पोजीशन पे है मैट्रिक्स के, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है, तो यहाँ पे सेकंड देखो और यहाँ पे सेकंड देखो, तो क्या आ गया 1 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये क्या है 3 पोजीशन पे है, तो 3 पोजीशन के लिए क्या आएगा -2, और क्या आएगा 3 पोजीशन पे क्या है, रो में सी, कॉलम में क्या है सी, तो ये हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये वाले पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो के लिए ए उठाएंगे, सेकंड कॉलम्स के लिए बी उठाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1 टाइम्स ए इंटू बी। अभी ये देखो सेम है क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में सेकंड उठाएंगे और कॉलम में फर्स्ट उठाएंगे प्लस बी इंटू ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया क्या आ गया, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c²। ए बी एंड बी ए सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इतनी जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे निकाला है। अब ये जो एस सेट है, एस सेट किसके बारे में कह रहा है कि वो सारे ए बी सी जहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं R3 से, सच दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c² प्लस 2 टाइम्स ए बी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एस विथ एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन अगर हम मानते हैं, कोई एक्स वाई प्लेन अगर हम मानते हैं, तो एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है कि Z0, एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, Z0 होता है। तो इसमें Z0 रख के देखो, Z0 जब रखेंगे, आई मीन Z का मतलब C0 रख के देखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हमारे पास देखो ये मैट्रिक्स गिवन है, ये एस हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c²। ठीक है, अभी वो अगर मुझसे पूछ रहा है क्या, एक्स वाई प्लेन पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, Z0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा, Z0 होगा। तो Z मतलब C0 हो जाएगा। C0 हो गया यहाँ से, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए क्या, 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस बी, राइट। तो जब तुम s को दोबारा से लिखोगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो जब दोबारा से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास s में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब s में नहीं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, a आ जाएगा, b को हम लिख सकते हैं माइनस ए, एंड देन z का मतलब 0। तो ये तो ऐसे हो गया ना, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन हो गया, ये तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन हो गया। तो देखो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन इज अ लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन है, बट देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे फॉल्स पूछा है। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमसे क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। आप मान लो पार्ट बी का क्वेश्चन है, आप बस करेक्ट करोगे और आगे चल जाओगे, आगे कोई ऑप्शन भी नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरे से देखो, दूसरे ऑप्शन में क्या पूछा है, इंटरसेक्शन एस विद द एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन का क्या मतलब हुआ, एक्स जेड प्लेन का मतलब हो गया वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से वाई इक्वल्स टू 0, आई मीन बी इज इक्वल्स टू 0, तो बी इक्वल्स टू 0। अब बी इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे यूज़ करो तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2c² इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c², तो ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2c। तो ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया ना, मतलब यहाँ पे से दो इक्वेशन निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है, ए इज इक्वल्स टू √2c निकल रहा है, और एक ए इज इक्वल्स टू माइनस √2c निकल रहा है। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो दो पेयर ऑफ लाइन निकल गया, मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये मान लो तुम्हारे पास एक्स और जेड प्लेन है, एक्स और जेड प्लेन है, इसमें एक ऐसे पास हो रहा है, एक ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन में देखोगे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एस विद द एक्स जेड प्लेन इज एलिप्स। ये क्या होगा, एलिप्स होगा। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, मतलब ये तो फॉल्स हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, फॉल्स पूछा गया है, और सेकंड में क्या बोल रहा है, वो एलिप्स हो जाएगा, बट आ क्या रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट हमारे पास ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है, एलिप्स। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अभी देखो ये क्यों डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो अगर डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, तो जब यहाँ पे तुम यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये S इज़ द यूनियन ऑफ टू प्लेन्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले ये देख लो कि डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। तो मैट्रिक्स B अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसको हम डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो देख लो बस यहाँ से कि क्यों क्या हो गया हमारे पास, डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, और डी जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होने के साथ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन ऑफ टू प्लेन्स भी हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2 ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3/3 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो एंट्रीज हमारे पास है वो क्या है, रियल मैट्रिक्स है। वो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसका गिवन है पीटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया हमारे पास, पीटी क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास मैट्रिक्स का, और डिविजिबल बाय टी स्क्वायर। तो बेसिकली सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो एक्स स्क्वायर टाइम्स समथिंग कुछ होगा, क्योंकि टी स्क्वायर से डिविजिबल है ना, तो एक्स स्क्वायर टाइम समथिंग यहाँ पे कुछ भी होगा। अभी देखो ये 3/3 की रियल मैट्रिक्स है, 3/3 की रियल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कोई एक x माइनस अल्फ़ा आ सकता है या x माइनस ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास कि x माइनस अल्फ़ा आ सकता है या x माइनस ज़ीरो आ सकता है। अभी क्या है कि देखो ये 3 ऑप्शन देके पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ तुम्हें कि एटलीस्ट 2 तो आएगा ही आएगा, है ना। सो देखो, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमारे पास ये आ सकता है जहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाए, किसी मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाए, या फिर हमारे पास 3 हो जाए, ठीक है। ये दोनों केसेस आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है, अगर सेकेंड ऑप्शन को तुम देखोगे तो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि एटलीस्ट यहाँ पे देखो 2 तो कम से कम 0 आइगन वैल्यू है, 2 0 आइगन वैल्यू है। अगर एक भी आइगन वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स में आता है और मैट्रिक्स की इंट्रीज क्या है, रियल है, देखो रियल है। तो अगर मैट्रिक्स की इंट्रीज रियल है और एक भी आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगा। अगर मान लो कोई एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक आइगन वैल्यू आता है इन दोनों के अलावा, इन दोनों ज़ीरो के अलावा, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी आना पड़ेगा, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने आइगन वैल्यूज आएंगे, 3 आइगन वैल्यूज आएंगे, जिसमें से 2 ऑलरेडी हमको पता है 0 तो एक क्या होगा हमारे पास, वो भी कोई रियल आइगन वैल्यू ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अभी देखो ए क्यू जो होगा वो 0 है, इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाले मैट्रिक्स में क्या ए क्यू 0 है, नहीं है, ठीक है, ए क्यू 0 नहीं है। ए डायगोनलाइजेबल है क्या, इसी वाले एग्जाम्पल को देखो, अगर मैं इस टाइप से कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा था, आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशन, ठीक है। तो अगर ये वाला केस अगर मैं एज्यूम करता हूँ मैट्रिक्स का, ये वाला केस अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो ये तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगा। 0 के करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, 3 होगी। पर ये तो कह रहा है कि आइगन स्पेस मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ए का 2 होगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 2 हमारे पास क्या है, इसका केवल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ठीक है, कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, और एक्स और वाई दो आर एन में कोई 2 वेक्टर हमको गिवन है, और यहाँ पे कुछ इनर प्रोडक्ट इसने लिख रखा है, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखते हैं, हम 2 फिक्स कर लेते हैं एन को। ऐसे केसेस में क्या करो, सबसे जो मिनिमम होता है वो फिक्स करके चेक कर लो, और पार्ट बी के क्वेश्चन में आसानी से आप डिस्कार्ड कर पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर मैं एक्स और वाई निकालूँ, मतलब x1 x2 और y1 y2 ये निकालूं, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो i और j 1 से लेके n तक वेरी कर रहे हैं, तो x1 y1, x1 रखो, y को वेरी कराओ, फिर x2 रखो और y1, फिर x2 रखो और y2, ठीक है। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन गया। चेक करना है हमें कि ये इनर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई कर जाएगी तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि इसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, x1 x2 को हम क्या ले लेते हैं, 1 - 1 ले लेते हैं, एंड y1 y2 को भी क्या ले लेते हैं, 1 - 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 - 1 ले लेते हैं। तो x1 y1 क्या हो गया, x1 y1 1 हो गया, x1 y2 क्या हो गया, x1 y2 -1 हो गया, ठीक है। फिर x2 y1 क्या हो गया, ये भी -1 हो गया, और x2 y2 क्या हो गया, +1 हो गया। तो देखो ये तो 0 आ गया ना, बट इनर प्रोडक्ट कहता है कि इनर प्रोडक्ट किसी भी अल्फ़ा का, मतलब जो हमने लिया है
देखो जो x1 x कॉमा एक्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ x ज़ीरो होगा, ठीक है। बट x को तो हमने नॉन ज़ीरो लिया है, ये हमारा x है, x1 x2, ये तो हमने नॉन ज़ीरो लिया है, बट नॉन ज़ीरो का इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे को देख लो, दूसरे में भी जो कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरे में। सो इसमें कह रहा है कि समीशन आई जे वन है, 1 to n है, और एक्स आई स्क्वायर वाई जे स्क्वायर ऐसे कुछ है। अभी देखो ये स्क्वायर है तो इसमें क्या करो, इसमें स्केलर वाला सेटिस्फाई करके देखो, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा एक्स कॉमा वाई लिखूँ तो देखो यहाँ से हमको आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था अल्फ़ा टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, बट जब तुम यहाँ पे लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चेक करके देखो अल्फ़ा, क्योंकि पहले में अल्फ़ा एक्स आ गया ना, तो जब हम सेटिस्फाई करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ऐसे आएगा समीशन आई जे 1 to n, यहाँ पे आ गया अल्फ़ा एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब देखो ऐसे आ जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आ गया, समीशन आई जे टू आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है समीशन आई जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। बट इसको कैसे आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था अल्फ़ा टाइम्स ऑफ दिस, इसको आना चाहिए था अल्फ़ा टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, इसको आना चाहिए था अल्फ़ा टाइम्स ऑफ दिस, है ना, बट ये नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा। अब थर्ड वाले को चेक करते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो एक बार हम पहले फोर्थ चेक कर लेते हैं, फिर हम थर्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ देखते हैं क्या आता है। तो फोर्थ ये हमारे पास गिवन है, अभी जे की वैल्यू अगर 1 रखो, क्योंकि हमने एन की वैल्यू 2 रखा है, तो अब 2 तक जाएंगे, ठीक है। तो x1 y 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया y2 प्लस x2 y1, ठीक है, आप चेक कर लो। सो ये क्या आ गया, x1 y2 आ जाएगा और x2 y1 हो जाएगा। अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे, सो अभी देखते हैं कि 1 0 1 0 1 0 का इनर प्रोडक्ट क्या आता है, ठीक है। 1 0 1 0 का इनर प्रोडक्ट देखो क्या आता है। सो ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, x1 x2 y1 y2। अभी इसको यूज़ कर लो यहाँ पे। सो 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 1, तो ये क्या क्या ज़ीरो आ गया, बट ये तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है ना, ये तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो नॉन ज़ीरो का इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पार्ट बी का है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब ये थर्ड ऑप्शन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, आप सारे अगर सारे ऑप्शन को सेटिस्फाई करने ले जाओगे तो बहुत आपको लेट हो जाएगा, ठीक है। सो आप पार्ट बी में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट 5 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो ये आपको चेक करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अपने सारे ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। सो इवेंचुअली ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि लेट एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एल जो है वो 1 या 1 से बड़ा है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल जो है वो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है, 1 है और फिर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और एल क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ आर, ठीक है। आर क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल ओवर आर हैविंग अ टोटल डिग्री ऑफ एटमोस्ट एल। मतलब कि आर एक्स वाई 2 वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल मान लो पी एक्स वाई है, और इसकी जो डिग्री है टोटल डिग्री, मतलब सम जो आएगा वो क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, ठीक है, एल आना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, एल को 1 मान लेते हैं, क्योंकि इन सारे केसेस में आप क्या करोगे, जो आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको दे करके उस पर कोई आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एल इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, एल इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल ओवर आर हैविंग टोटल डिग्री ऑफ एटमोस्ट 1। तो क्या आ जाएगा, देखो ए नॉट प्लस A1 x प्लस A2 y, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब
अब आप कुछ और भी नहीं लिख सकते हो, अगर आपने कुछ और लिखा तो अब पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको लिखने के लिए, ये एक पॉलिनोमियल है किसमें, आर एक्स वाई में, हमने एल को 1 फिक्स किया इसलिए हम 1 डिग्री तक जा रहे हैं। आप 2 फिक्स करोगे तो आपको 2 डिग्री तक जाना पड़ेगा, उसमें एक्स वाई जैसा टर्म आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आ जाएगा, वाई स्क्वायर जैसा टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स और ऐड हो जाएंगे इनमें। तो हमने 1 फिक्स किया है, तो 1 फिक्स करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, जो डायमेंशन है वो क्या आ रहा है, 1xy। तो अगर मैंने l को 1 फिक्स किया तो डायमेंशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये टोटल 3 ऐसे एलिमेंट से जनरेट हो जाएंगे। तो डायमेंशन क्या है हमारे पास, 3 डायमेंशन है l को 1 फिक्स करने पे। तो देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है, l+1 तो 2 है, ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि डायमेंशन 3 है हमारे पास। तो ये 1 × 1 - 1 ये तो 0 आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये चेक कर लो, ये क्या कह रहा है, 1 × 2/2, तो ये तो 1 कह रहा है, पर डायमेंशन कितना हमारे पास 3 है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये सही आंसर है। अभी चेक करो, 1 + 1 1 + 2 / 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनिमम l = 1 मान लिया और वहाँ से हम इसको डिस्कार्ड, सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हम। टोटल 6 क्वेश्चन हमने लिए थे इस वीडियो के लिए। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए गिवन है 3/3 का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, रियल है, ठीक है। देखो फिर से क्या पूछ रहा है, फॉल्स। फॉल्स को क्या करना है, हमें सर्कल करना है, ठीक है। अभी बताओ कि ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू, ए के पास रियल आइगन वैल्यू ही होगा। ए 3×3 की मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि ए के पास रियल आइगन वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 2/2 की एक मैट्रिक्स देखो बनाता हूँ, 0 रखता हूँ यहाँ पे भी 0 रखो, यहाँ इन दोनों प्लेस में से किसी एक को माइनस दे दो, उसको माइनस दे दो, किसी भी एक को माइनस दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, ठीक है। तो ये 3×3 मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज है, पर जब इसके आइगन वैल्यूज़ निकालोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ± आयोटा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या आएगा, λ² + 1, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, λ - 2। तो यहाँ से क्या आ गया, ± आयोटा आ गया, और ये 2, तो क्या इसके सारे रियल आइगन वैल्यूज हैं क्या, इनकरेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स, तो ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू, तो ये तो फॉल्स हो गया, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो बाकी सारे फॉल्स होने चाहिए। तो देख लो, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन 0 इज एन आइगन वैल्यू, ये तो हमेशा ट्रू है ना, कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो अगर मान लो मेरे पास 3 आइगन वैल्यू हैं, λ1 λ2 λ3, इनका डिटर्मिनेंट 0 कब होगा, जब इनमें से कोई ना कोई एक पक्का देयर एग्जिस्ट λi = 0, कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 देन 0 इज एन आइगन वैल्यू, 0 को क्या होगा, आइगन वैल्यू होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, तो ये सेकंड क्या है, सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है फॉल्स, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या नेगेटिव है, एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। और इसमें क्या पूछ रहा है कि ए इज़ पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ पॉजिटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज, ओके। सो इस दोनों के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, ओके। तो देखो क्या है यहाँ पे, सो डिटर्मिनेंट नेगेटिव है और 3 इज एन आइगन वैल्यू है, तो मान लो 3 एक आइगन वैल्यू है और बाकी के 2 आइगन वैल्यू क्या है, रियल आइगन वैल्यू बोल रहा है, तो मान लेते हैं इमेजिनरी आइगन वैल्यू है। देखते हैं इमेजिनरी आइगन वैल्यू मान के देखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 × ये क्या हो गया, a² + b²। अगर इमेजिनरी मानोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। तो a को नेगेटिव होने के लिए, डिटर्मिनेंट को नेगेटिव होने के लिए ये इसको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, मतलब इमेजिनरी नहीं हो सकता। इमेजिनरी होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट हमें पॉजिटिव नहीं दिया है, ए क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। तो अगर नेगेटिव दिया है तो इसके सारे आइगन वैल्यू को रियल होना पड़ेगा। एक भी आइगन वैल्यू अगर इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर आएगा, इसका मतलब कोई भी आइगन वैल्यू इमेजिनरी नहीं आएगा, सारे के सारे रियल आएंगे। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ जो देखो, फोर्थ क्या कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके, थर्ड इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास। इफ डिटर्मिनेंट ए इज नेगेटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव 3 रियल। हाँ, तो अगर तीनों आइगन वैल्यू रियल होंगे तभी नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ से ये सही ऑप्शन है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। 4 देखो क्या है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ पॉजिटिव, ए क्या है पॉजिटिव है, 3 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज़। बट इसके हिसाब से इनकरेक्ट हो गया, बट हमसे तो फॉल्स पूछ रहा है। अच्छा ये करेक्ट हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। यस, ये तो करेक्ट होगा ना, ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट होगा, सॉरी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है ना और रियल एंट्रीज है, तो अगर एक आइगन वैल्यूज़ इमेजिनरी आएगी तो उसके साथ कंजुगेट पेयर मैक्सिमम एक और इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, तो 2 इमेजिनरी हो जाएंगे। मान लो एक आइगन वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी आया, तो दूसरा इसका क्या होगा, कंजुगेट पेयर हो जाएगा। तो कंजुगेट पेयर भी इमेजिनरी है, तो 2 आइगन वैल्यू इमेजिनरी है। अब तीसरे के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि उसको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तीसरे के पास क्या होना पड़ेगा, कोई एक रियल होना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी होगा तो फिर से इसका कंजुगेट पेयर आएगा। या तो फिर तीनों रियल होंगे, या इनमें से कोई एक रियल होगा। तो ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गलत है। सो आपका ऑप्शन क्या है, 4th करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो डू कमेंट मी, I will definitely try to answer your questions. And if you are new to these videos, please subscribe this YouTube channel, because I am coming every time on new lecture series on linear algebra, and in also future I will take some more topic as well. Okay, so it will be beneficial for you. So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट मी, मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा है, या फिर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी क्वेरी है, सो जस्ट लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, एंड जल्दी हमको नया वीडियोस भी लेके आएंगे। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो आप जाके देखो। अभी कुछ दिन पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी का 2023 के दिसंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो उसको जाके वॉच करो। ठीक है, एंड दिस इज़ द हाई टाइम टू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आपको अभी रिवीजन करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम है, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो अभी का फ्लो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के प्रिपरेशन किया और अभी आप अगर कमज़ोर पड़ जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्ज़ाम। तो अभी अपने आप को मोटिवेट करो किसी भी तरीके से, और फिर क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2 दिन, दूसरे दिन अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो अभी बहुत हाई टाइम है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।